साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ है। 5वीं टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में देख लिया है। अब आज 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पे है। और 4 टेस्ट सीरीज़ तो पहले ही हो गई हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा हमारी आरओ प्लस पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। आप उसे भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रश्नों को टैकल कर पाएँ और समझते हैं कि किस तरह प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूफीवाद और उससे संबंधित प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, 5वीं से हमारी 5वीं और 6वीं हिस्ट्री की है। देखिए, पहली और दूसरी जो टेस्ट सीरीज थी वो पॉलिटी की थी। तीसरी और चौथी जो टेस्ट सीरीज थी वो थी ज्योग्राफी की। और 5वीं और 6ठी जो टेस्ट सीरीज है वो है हिस्ट्री की। ठीक है, इस तरह हमारी टेस्ट सीरीज आती रहेगी। फिर जो है 7वीं के बाद से इन्वायरमेंट वगैरह शुरू होगा, सॉरी वो इकोनॉमिक्स वगैरह शुरू होगा 7वीं के बाद से। तो इस तरह हमारी टेस्ट सीरीज आती रहेगी। तो पूछा है सूफीवाद उससे संबंधित प्रथाएं जो थीं उसके संबंध में विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा कि सूफी ऐसे संत हैं जिन्होंने खलीफा की शक्ति का प्रसार करने के लिए विश्व भर में यात्रा की। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है सूफी ऐसा काम नहीं करते थे। क्या हुआ था कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खलीफा की बढ़ती शक्ति, विशेष शक्ति के विरुद्ध धार्मिक व्यक्तियों के एक समूह का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ गया। ठीक है, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, इन लोगों ने खलीफा की रूढ़िवादी पारिभाषिक शब्दावली और कुरान एवं सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसलिए जो है पहला कथन हमारा गलत है। अगला कथन है, ये आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और सूफी खानकाहों में रहने वालों के बीच के संबंध के साथ ही शेख एवं जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमाएं भी निर्धारित करते थे। तो दूसरा हमारा सही है। दूसरा हमारा सही है। क्यों? क्योंकि सूफियों ने धर्मशाला या खानकाह के आसपास स्वयं को समुदायों के रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जिसकी देखरेख एक शेख जो है या पीर या मुर्शिद के द्वारा की जाती थी। ये मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिसों को नियुक्त करते थे। ये सूफी आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और खानकाहों में रहने वालों के बीच के संबंध के साथ ही शेख और जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमाएं भी निर्धारित करते थे। ठीक है, हमारा अगला कथन है, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी कुछ ऐसे सूफी संतों में से हैं जिन्होंने सभी शरिया कानूनों को संकलित किया और अपने अनुयायियों को में इनका प्रचार प्रसार किया। तो तीसरा भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुछ रहस्यवादी ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन शुरू किए। ठीक है, कई लोगों ने खानकाह का तिरस्कार करके राष्ट्रवादी और फकीरी जीवन को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने अनुष्ठानों को त्याग दिया और परम वैराग्य का अभ्यास किया। ठीक है, जब अभ्यास किया तो कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी कुछ ऐसे ही सूफियों में से एक थे। ठीक, शरिया की उद्देश्यपूर्ण अवहेलना करने के कारण इन्हें प्रायः वे शरिया कहा जाता था। ठीक है, जबकि इनके विपरीत शरिया का पालन करने वाले सूफियों को बाशरिया कहा जाता था। बेशरिया, देखिए बेशरिया और बाशरिया दो टर्म थे, बाशरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरिया की उद्देश्यपूर्ण अवहेलना करते थे उन्हें बेशरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेशरिया कहा जाता था। और जो शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है।
ठीक है। तो कौन सा हमारा कथन इससे सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्र पाषाण काल पढ़े होंगे, ठीक है। नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल, जानते ही हैं। तो पहला कथन है हमारा इसमें कि इस काल के दौरान लोग लेखन की कला से अवगत थे और एक चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत है ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, पहला ही चैप्टर है। नवपाषाण काल के बाद जो है भारत में विभिन्न भागों में ताम्र पाषाण काल का आरंभ हुआ। ठीक है, इस दौरान लोगों द्वारा प्रथम बार जो है धातु का प्रयोग किया गया। धातु में कौन सा धातु? तांबे का। किसका प्रयोग किया गया? तांबे का। इसलिए ताम्र पाषाण काल युग कहा गया है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे ताम्र पाषाण कहा गया। इस काल के दौरान लोग लेखन कला से अवगत नहीं थे और चित्रात्मक लिपि के भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चित्रात्मक लिपि का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है, ताम्र पाषाण काल के लोग चावल और गेहूं की खेती करते थे। तो दूसरा हमारा सही है, बिल्कुल। ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो नवपाषाणिक संस्कृति के लोगों की तुलना में कृषि का बेहतर ज्ञान रखते थे। इस काल में पूर्ववर्ती संस्कृतियों की तुलना में कहीं अधिक फसलों की खेती की जाती थी। विशेष रूप से उनके द्वारा पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मसूर की खेती की जाती थी तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भारत में चावल की खेती की जाती थी। अनाज संबंधी खाद्य पदार्थों के साथ जो है मांसाहारी खाद्य जो है भी उनके पूरक आहार थे। मतलब जो है अनाज तो खाते ही थे, साथ साथ मांस भी खाते थे। तीसरा कथन है, इस काल के दौरान लोगों द्वारा तांबे धातु का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल, तभी तो इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है हमारा, सातवाहन राजा धार्मिक पुण्य प्राप्त करने हेतु बौद्धों और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दान करने वाले प्रथम शासक थे। ठीक है, दूसरा है, सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होने का दावा किया लेकिन उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। तीसरा कथन है हमारा, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मौर्योत्तर काल में कर्ण वंश को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहले से देख लेते हैं। पहला कथन हमारा कहता था, देखिए दक्कन क्षेत्र में जो सातवाहन वंश थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन कहता है, सातवाहन राजा जो थे वो धार्मिक पुण्य प्राप्त करने हेतु बौद्धों और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दान करने वाले प्रथम शासक थे। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, जो है वो जो है भारतीय इतिहास में सातवाहन ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि अनुदान दिया। ठीक है, बाद में यह प्रथा और अधिक प्रचलित हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमारा कथन एक सही है। दूसरा कथन है, सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होने का दावा किया लेकिन उन्होंने चातुर्य वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन मूल रूप से दक्कन क्षेत्र के जनजातीय लोग थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मण होने का दावा नहीं किया। ब्राह्मण होने का दावा किया, ठीक है, ब्राह्मण होने का उन्होंने दावा तो किया लेकिन सबसे प्रसिद्ध उनके जो है सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया और विच्छिन्न हुई चातुर्वर्ण व्यवस्था को पूरा स्थापित करने का दावा किया। ठीक है, जो इसमें लिखा है अस्वीकार कर दिया, तो उसको जो है उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, चार वर्णों वाली व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था को क्या कहते हैं? चार वर्णों वाली व्यवस्था को उन्होंने जो है पुनः स्थापित किया। उसने यह भी दावा किया कि उसने विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के लोगों के बीच वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को समाप्त कर दिया है।
उसने वर्ण व्यवस्था अर्थात सामाजिक संरचना के चातुर्वर्ण वर्ण विभाजन को बनाए रखना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझा। ठीक है, समानता को बढ़ावा देना नहीं था। ठीक, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। इस प्रकार और इसी तरह तीसरा कथन है हमारा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मरणोत्तर काल में कर्ण वंश को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो तीसरा भी कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभरा। ठीक है, सातवाहन शासकों में सबसे महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। ठीक, पश्चिमी भारत के शक शासक नहपान को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का श्रेय उसे दिया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख था। इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत है। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं है, बल्कि कौन है? शिवमुख है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संगम ग्रंथों और उनके विषयों के निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ संगम ग्रंथ है, एक तरफ विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ग्रंथ है इसमें दिया हुआ, पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो तोलक पीयम जो ग्रंथ होता है वो दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ नहीं होती हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि जो है क्या होता है, तोलक पीयम जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे? व्याकरण और काव्य से। तो उसी तरह तिरुक्कुरल जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित नहीं है, दूसरा भी गलत है। तिरुक्कुरल किससे संबंधित है? दार्शनिक विचार और सूक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा है, पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा का पहला हो जाएगा। और मणिमेख लई जो है वो कोवलन और माधवी की पुत्री के साहसिक कार्य हैं। तो तीसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, मणिमेख लई क्या है? कोवलन और माधवी की पुत्री के साहसिक कार्यों पर लिखी जो है उसमें वर्णन किया गया है। ये दूसरा महाकाव्य मणिमेखलाई मदुरै के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कोवलन और माधवी के पुत्री के साहसिक कार्यों का वर्णन करता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्तिकला की सारनाथ शैली के संदर्भ में आसनत बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है हमारा, यह मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। जो सारनाथ शैली के संदर्भ में जो आसनत बुद्ध हैं, आसनत बुद्ध आप देखे होंगे आसन में बैठे हुए हैं, तो जो उनकी ये मुद्रा है वो मुद्रा जो है बैठे हुए धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, और दूसरा कथन है हमारा, बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। बिल्कुल सही है, तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। इसमें बुद्ध भगवान को कोई पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, तीसरा है, कपोलों की गोलाई पहले की मथुरा से प्राप्त हुई कुषाणकालीन प्रतिमाओं के समान है। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो है चेहरा इसमें गोल है, आंखें आधी बंद है, नीचे का ओंठ बाहर निकला हुआ है और कुषाण कला की मथुरा से पहले से प्राप्त हुई प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम है। जो इसमें दिखाई गई है कि कपोलों की गोलाई के समान है, तो कपोलों की गोलाई कम है। ठीक है, तो तीसरा हमारा कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बीच में लिखा हुआ है इसको आप अवॉइड कर दीजिए, वो सब जो प्रिंट आउट वाले हैं वो अपना छाप देते हैं, तो वो सबको अवॉइड करिए आप। अगला प्रश्न है, भारत में धागा स्ट्रिंग कठपुतली की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन से धागा कठपुतली की परंपरा संबंधित है? तो धागा कठपुतली अगर आप नुक्कड़ नाटक वगैरह में देखे होंगे या कहीं सोशल मीडिया में देखे होंगे, धागा कठपुतली जिसमें धागे के द्वारा जो है कठपुतलियों को चलाया जाता है। ठीक है,
में भी आप देखे होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का खेल ही है, जानते ही हैं, नाटक होता है धागा कठपुतली। ठीक है, तो प्रश्न है कौन से धागा कठपुतली की परंपरा से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कठपुतली, गोम्बे अट्टा, बोमल अट्टा और रावण छाया। तो इसमें देखिए कठपुतली तो एकदम सही ही है ही, ठीक है, गोम्बे अट्टा भी सही है और बोमलट्टा भी सही है। कौन सा? बोमलट्टा भी सही है, लेकिन रावण छाया इससे संबंधित नहीं है। एक एक करके मैं बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए कठपुतली के बारे में जान लीजिए पहले। कठपुतली राजस्थान की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काठ के एक टुकड़े के से तराश के बनाई जाती है। ये पुतलियां रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़ियों के समान लगती है। इनकी वेशभूषा और मुकुट मध्यकालीन राजस्थानी शैली में होते हैं, जो आज तक प्रचलित है। अत्यंत नाटकीय क्षेत्रीय संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। ठीक है, अंडाकार मुख, मछलियों जैसी बड़ी बड़ी आंख, कमानी जैसे भाव और बड़े बड़े ओंठ आदि इनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ ही ये पुतलियां पीछे की ओर सबसे लंबा लहंगा पहनती है और इनके पैर नहीं होते हैं। पुतली संचालक अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से उनका संचालन करता है। ठीक है, अब गोम्बे एट्टा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गोम्बे एट्टा जो है कर्नाटक में जो है, कर्नाटक की धागा पुतली को गोम्बे एट्टा कहते हैं। ठीक है, गोम्बे एट्टा का संबंध कर्नाटक के लोक नृत्य तथा यक्षगान से है। इसी कारण यह उससे काफी साम्यता रखता है। ठीक, अब थोड़ा जो है बोमलट्टा के बारे में जान लीजिए। तो बोमलट्टा जो है तमिलनाडु छड़ और धागा कठपुतली की तकनीक है। तमिलनाडु की बोमलट्टा कठपुतली में एक साथ मिलती है। ठीक है, ये लकड़ी से बनी होती है और संचालन करने वाले धागे एक लोहे के रिंग से बंधे होते हैं। ठीक है, जिसे कठपुतली संचालक मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण कर किए रहता है और कुछ पुतलियों की हथेलियों और पैरों में जोड़ होते हैं, जिनका संचालन छड़ी के द्वारा होता है। बोमलट्टा पुतली आकार में बड़ी और भारी होती है। ठीक है, और भारतीय परंपरागत पुतलियों से सबसे सुस्पष्ट होती है। रावण छाया के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये धागा कठपुतली नहीं होती है। रावण छाया जो है एक प्रकार की छाया कठपुतली है, ना कि धागा कठपुतली। ठीक है, यह छाया कठपुतली है। उड़ीसा की रावण छाया सभी में अत्यंत नाटकीय होती है। पुतलियां एकहरी होती हैं और इनमें कोई जोड़ नहीं होता। चूंकि ये रंगीन नहीं होती, इस कारण पर्दे में इनकी छाया श्वेत श्याम होती है। पुतलियों में जोड़ न होने के कारण उनका संचालन दक्षता से करना पड़ता है। ये पुतलियां मृग चर्म की बनी होती हैं तथा इनका रूप अत्यंत नाटकीय होता है। मानव एवं पशु चरित्रों के साथ साथ वृक्ष, पर्वत तथा रथ आदि का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यद्यपि रावण छाया पुतलियों का आकार 2 फीट से बड़ा नहीं होता और उनके घुटने भी जोड़ युक्त नहीं होते, इसलिए फिर भी उनकी छाया एकदम लयात्मक एवं संवेदनशील होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, डी और चौथा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दिया गया है स्टेटमेंट और पूछा है किसके बारे में है। स्टेटमेंट है कि P75 प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है कौन सा? P75 प्रोजेक्ट। इसका नाम गहन हिंद महासागर में रहने वाली समुद्री शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। यह एक डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बी है, जिसे शत्रु को युद्ध के दौरान कुछ अवधि के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के साथ साथ शत्रु को किसी क्षेत्र को अधिकृत करने व प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, समुद्री सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने सहित नौसैनिक युद्ध के अलग अलग प्रकार में आक्रामक संचालन कर सकती है। यह सबसे संभावित वर्णन है कौन सी पनडुब्बी का? तो ये जो है
है INS वागशीर। इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, जरूर याद कर लीजिएगा। वागशीर के बारे में पूछा गया है क्योंकि हाल ही में जो है भारतीय नौसेना की P-75 परियोजना की 6ठी पनडुब्बी वागशीर, ठीक है, VAGSHEER वागशीर का जलावतरण किया गया, ठीक है। P-75 के तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला को नौसेना को सौंपा जा चुका है। वागीर के लिए समुद्री परीक्षण जारी है। वागशीर इस श्रृंखला में 6ठी पनडुब्बी है। इसके निर्माण में महामारी के कारण विलंब हो गया था, ठीक है। वागशीर का नामकरण गहन हिंद महासागर जल में पाई जाने वाली एक समुद्री शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर किया गया है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल के दौरान कृषि भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ अर्थ दिए गए हैं। जो ये बीच में इंग्लिश और वर्ड लिखे हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिएगा। तो पोलज है, पूछा है संबंध जो है कौन सा सही है, सही सुमेलित है, ठीक है, पूछा है। तो पोलज का संबंध चालू वर्ष में खाली रहने वाली भूमि से नहीं होता है, तो पहला गलत है। ये मुगल काल के दौरान कृषि भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। तो पोलज होता क्या है वो जान लीजिए। पोलज होता है पूरे साम्राज्य में आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि होती है, ठीक है। इस भूमि पर सदैव खेती की जाती है और इसे कभी बंजर नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये खाली नहीं रहती है पोलज, ये जान लीजिए, मतलब हमेशा इस पे खेती की जाती है। दूसरा है बंजर। बंजर क्या होती है? बंजर वो होती है जिसमें 2 से 3 वर्ष से अधिक समय तक खाली रहने वाली भूमि होती है, बंजर। दूसरा सही है, सही मिलान है, ठीक है। चचर कौन सी होती है? चचर होती है 2 से 3 वर्ष के लिए खाली रहने वाली भूमि, तो दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, ठीक है। और चौथा परती मतलब कौन होता है? निरंतर खेती की जाने वाली भूमि, चौथा भी सही है, ठीक है। चौथा सही नहीं है, सॉरी, चौथा सही नहीं है। परती वो होती है जिसमें निरंतर खेती नहीं की जाती। परती वो होती है ऐसी भूमि जिस पर अपनी खोई हुई उर्वरता को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से खेती रोक दी जाती है, ठीक है। जिसे गांव में बोला नहीं जाता कि खेत परती पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो परती पड़े हुए का मतलब ये है कि उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया गया है, ठीक है। क्योंकि उर्वरता नष्ट हो जाती है तो खेतों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन इतिहास में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, मध्यकालीन इतिहास में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है हमारा, यह संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य हुआ था। बिल्कुल, त्रिपक्षीय संघर्ष यही है जो कि गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ठीक है। दूसरा कथन है हमारा, तीनों साम्राज्यों ने मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। यह क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न था और इसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन शक्तियों ने उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में स्थित कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंतर आपस में संघर्ष किया, ठीक है। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु इन 3 राजवंशों के मध्य होने वाली संघर्ष को भारतीय मध्यकालीन इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए दूसरा कथन हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल है, जानते ही हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो
पूछा जा रहा है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक के प्रथम राउंड में वर्ष 2019 से 20 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को 6 मापदंडों में रैंक दिया गया है, जहां गोवा ने 51.4 का समग्र स्कोर अर्जित किया। ठीक है, प्रथम राउंड के परिणामों में छोटे राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा। बड़े राज्यों में गुजरात अत्यधिक प्रगति करके शीर्ष स्थान पर, केरल दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखिए, जो लिखा है मैं कहता हूँ कि आप इसे अवॉइड कर दीजिए, ये सब उनकी हरकत है जो फोटो स्टेट करते हैं। ठीक है, तो संगम युग की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है हमारा, चोलों और पांड्यों दोनों के अधीन नागरिक और सैन्य पद धनी किसानों वेल्लाल द्वारा धारण किए जाते थे। ठीक, तो पहला कथन हमारा सही है। संगम युग की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है, चोलों और पांड्यों दोनों के अधीन नागरिक और सैन्य पद धनी किसानों यानी वेल्लाल द्वारा धारण किए जाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पेरियार कृषक मजदूर थे जो पशु चर्म से संबंधित कार्य करते थे और उसका इस्तेमाल छटाई के रूप में करते थे। पेरियार जो है कृषक मजदूर हुआ करते थे जो पशु चर्म मतलब पशुओं की जो खाल होती थी उससे निकाल के उससे संबंधित कार्य करते थे और उसका जो है चटाई के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा है, इस काल में स्पष्ट सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी। तो तीसरा कथन भी हमारा सही है, क्योंकि संगम युग में काफ़ी असमानताएं देखने को मिली। कई बहिष्कृत और जंगली जनजातियां अधिक निर्धनता से ग्रस्त थीं और निर्वाहक जीवन व्यतीत करती थीं। संगम युग में तीव्र सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी। ठीक है, धनी लोग ईंट और गारे से निर्मित पक्के घरों में रहते थे और निर्धन झोपड़ियों तथा छोटे घरों में रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकला की पहाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्रकला की पहाड़ी शैली के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला का सर्वप्रथम केंद्र वसोली था। वसोली, ठीक है, तो कथन सही है। चित्रकला पहाड़ी शैली में जो पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का सर्वप्रथम केंद्र वो वसोली था। ठीक है, बसोली था। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बसोली था। यहाँ राजा कृपाल पाल के संरक्षणाधीन देवीदास नामक एक कलाकार था। इन्होंने 1694 ईस्वी में रसमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रकला का निष्पादन किया था। ठीक है, दूसरा है, कांगड़ा शैली गुलेर शैली से विकसित हुई है। बिल्कुल सही है, कांगड़ा जो शैली है वो गुलेर शैली से विकसित हुई है। ठीक है, इसमें गुलेर शैली के आरेखण में कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता जैसी प्रमुख विशेषताएं निहित होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से रहे हैं? तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र जो इसमें दिए गए हैं उसमें रहे हैं तोशाली रहे हैं, उसके अलावा उज्जैनी रहे हैं, तक्षशिला रहे हैं और सुवर्णगिरी रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला फिर से जो है करंट अफेयर्स का सवाल है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में
24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD मनाया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था? तो वो राजस्थान था। कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है। पंचायत शब्द दो शब्दों से मिला है, पंच और आयत। ठीक है। पंच का अर्थ 5 और आयत का अर्थ सभा है। ठीक है लिए ठीक है। इसलिए पंचायत को 5 सदस्यों की सभा भी कहा जाता है, जो स्थानीय समुदायों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और निचले स्तर पर विवादों का समाधान करते हैं। ठीक है। वर्ष 1959 में राजस्थान में इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है। इस प्रणाली का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिल्कुल सही है। कितना आसान क्वेश्चन है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासन के दौरान हुआ था। बिल्कुल सही है। गिरनार में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण मौर्य शासन के दौरान ही हुआ था। ठीक। उसके अलावा तीसरा कथन है, उत्तर भारत में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो हमारे तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिमाओं पर विचार कीजिए। ठीक। कुछ प्रतिमाओं के नाम हैं और फिर पूछा जा रहा है, प्रतिमाएं के हैं कुछ, फिर पूछा जा रहा है कौन सी प्रतिमाएं गुप्त काल की हैं। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों में कौन कौन से गुप्त काल की प्रतिमाएं हैं, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ, जो खड़े हुए बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा सारनाथ में है, तो वो गुप्त काल की है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक। यह अपनी पारंपरिक अवस्था में गुप्त काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक। दूसरा है अनंत शेफ शाही विष्णु प्रतिमा देवगढ़। दूसरा भी हमारा कथन सही है। क्यों? क्योंकि देवगढ़ के मंदिरों तथा उदयगिरी और अजंता के मंदिरों में उत्कीर्ण प्रस्तर अपने सजावटी विन्यास में मूर्तिकला के लिए उत्कृष्ट नमूने हैं। ठीक है। फिर तीसरा है, मूल रूप से अहिच्छत्र के शिव मंदिर में स्थापित गंगा और यमुना की 2 आदमकद प्रस्तर प्रतिमाएं। तो तीसरा हमारा कथन भी सही है। ठीक। क्योंकि अहिच्छत्र में शिव मंदिर के ऊपरी चबूतरे की ओर जाने वाली प्रमुख सीढ़ी के पार्श्व के आलों में मूल रूप से स्थापित गंगा और यमुना 2 आदमकद पक्की मिट्टी की मूर्तियों का संबंध गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईस्वी से है। ठीक। गंगा और यमुना अपने अपने वाहन मकर और कछुए पर विराजमान है। ठीक। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ प्रश्न पूछा है। देखिए यूपीएससी में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड दे देगा, कम से कम 5 है, पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछ लेगा ये किसके बारे में है। और दूसरा होता है सही मिलान वाले। सही मिलान वाले कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड कम से कम 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। ठीक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी तीव्र झटके या उछाल के सुंदर लालित्यपूर्ण मृदु शारीरिक अभिनय इस नृत्य रूप की मुख्य विशेषताएं हैं। यह लास्य शैली से संबंधित है, जो स्त्रीत्वपूर्ण, कोमल और सुंदर है। पाद कार्य संक्षिप्त नहीं है
तथा उसे कोमलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हस्त भंगिमाओं और विलक्षण मुखी अभिव्यक्ति के साथ मुखाभिनय को महत्व दिया जाता है। बहुत सी अभिनय मुद्राओं को ननगियार कुथु और महिला लोक नृत्य कई कोत्तिकली और तिरुवतिराकली से लिया गया है। तो ये किसके बारे में बात हो रही, कौन सी नृत्य शैली का वर्णन है? तो इस प्रकार की नृत्य शैली होती है हमारी मोहिनीअट्टम। ठीक है, कौन सी होती है? मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि ये प्रश्न यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए जो है ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, लू के बारे में पूछा जा रहा है और ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये यहाँ पूछा गया है। ठीक, तो पूछा है कि भारत में लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री नहीं बल्कि 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री, जहाँ यहाँ मैदानी क्षेत्र लिखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुँच जाए। ठीक, दूसरा है हमारा, लू की स्थिति में तत्काल कार्यवाही करने हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राज्यों के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया जाता है। तो दूसरा भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि IMD मौसम की चेतावनी जारी करने के लिए 4 रंगों के कूट का प्रयोग करता है। हरा रंग का प्रयोग किस लिए करता है? तो हरा रंग कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। दूसरा है पीला रंग, पीला रंग निगरानी रखें और अपडेट रहें। चौथा है नारंगी रंग, तैयार रहें। और आखिरी है लाल रंग कार्यवाही की आवश्यकता है से है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है कि गांधार और मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधार और मथुरा कला शैली। ठीक, तो पूछा है, पहला कथन है, मथुरा कला शैली में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मथुरा में प्रारंभिक जैन तीर्थंकर और सम्राटों की मूर्तियां पाई गई हैं। मथुरा से वैष्णव यानी मूर्ति रूप से विष्णु और उनके साथ विभिन्न रूप, ठीक है, और शैव कौन? मुख्य रूप से लिंग और मुखलिंग संप्रदायों से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन यहाँ बौद्ध मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं। ध्यातव्य है कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके अस्त्र यानी चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है, कुषाण साम्राज्य ने गांधार कला शैली के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही है। तीसरा है, कुषाण शासक कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति का निर्माण मथुरा में किया गया है। तो तीसरा भी हमारा सही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बादामी गुफाओं के निर्माण को संरक्षण प्रदान किया? ठीक है, बादामी गुफाओं के निर्माण को संरक्षण प्रदान किया किस राजवंश ने? तो ये राजवंश था चालुक्य। कौन? चालुक्य था। ठीक है, चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं के निर्माण को संरक्षण प्रदान किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नागर वास्तुकला और द्रविड़ वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, द्रविड़ वास्तुकला का विमान एक सीढ़ी नुमा संरचना है, जबकि नागर शैली में विमान का आकार मोड़दार होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन सही है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? नागर वास्तुकला एवं द्रविड़ वास्तुकला के संदर्भ में। दूसरा कथन है, प्रवेश द्वार पर द्वारपाल यानी द्वारिक का होना नागर वास्तुकला के मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो है उत्तर भारतीय मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार के पास मिथुनों और गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं स्थित होती हैं, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं, जो मानो मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर में परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय और तालाब निर्माण होना सामान्य बात है। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा है, द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य रूप से गर्भगृह कभी कभी सबसे छोटे शिखरों में से एक में स्थित होता है, क्योंकि यह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा सही है। ठीक, तीसरा कथन हमारा सही है, क्योंकि जो है दक्षिण भारत के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह स्थित होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि आमतौर पर मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य को उनकी रचना के कालानुक्रम में सर्वप्रथम से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया नाट्य शास्त्र। ठीक है, पहले नंबर पे नाट्य शास्त्र सही है। दूसरे नंबर पे हमारा आया, दूसरे नंबर पे कौन सा आया हमारा? दूसरे पे आया मच्छकटिकम। ठीक है, ये आया दूसरे नंबर पे, ये आया नाट्य शास्त्र पहले नंबर पे। ठीक है, मच्छकटिकम जो है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आएंगे उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम ये 7वीं शताब्दी में बना था, जानते ही हैं। और फिर उसके बाद ठीक है, उत्तर रामचरितम तीसरे नंबर पे आएंगे, और गीत गोविंद आएंगे हमारे चौथे नंबर पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र शुरू किए थे। मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र शुरू किए थे, किसने शुरू किया था? तो अगर बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र जानते हैं तो वो तो जान ही गए होंगे कि मूक नायक का जो है किसने किया था। तो BR अम्बेडकर द्वारा मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र शुरू किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? अभी तक पूछा था सही है, अब पूछ रहा है सही नहीं है बाबर के संदर्भ में। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, उसने अपना वृतांत तुर्की भाषा में लिखा था। बिल्कुल सही है, उसने अपना वृतांत जो है तुर्की भाषा में लिखा। दूसरा है, उसने भीरा के दुर्ग यानी झेलम नदी के तट पर जो है पर अधिकार करने के लिए पहली बार बारूद का प्रयोग किया। ठीक, तो दूसरा हमारा ऑप्शन जो है सही है, दूसरा भी
तीसरा है वह एकमात्र मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। तो तीसरा हमारा गलत है। ठीक है, कौन सा पूछा है, गलत है, तो तीसरा हमारा गलत है। चौथा है उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। तो चौथा भी हमारा सही है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मतलब जो सही नहीं है वही पूछा है, तो सी सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निम्नलिखित में से किस देश ने प्रस्तावित किया। वैश्विक सुरक्षा पहल को किस देश ने प्रस्तावित किया, तो जो है उसे चाइना ने प्रस्तावित किया। हाल ही में चीन ने बोआओ फोरम आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें चीन की एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव में आधिपत्यवाद यानी हेजिमोनिज्म, शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स और गुटों के टकराव यानी ब्लॉक कन्फेडरेशन के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तुत की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल अमेरिकी इंडो पैसिफिक राजनीति और क्वाड द्वारा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समूह के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इस तरह हमारा चाइना सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे जो है 26 से लेके 50 तक के प्रश्न। अगले वीडियो में 51 से लेके हमारे जो है 75 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। समझ में जो नहीं आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।